आज हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स BECC 101 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कैन वी यूज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्शन अंडर इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, इसीलिए चैप्टर को भी पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपीसी कर्व क्या होता है ये हमें पता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट कंडीशंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए? तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये हमारा क्वेश्चन है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है आपका 6 मार्क्स का। तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम कवर कर लें। चलते हैं अब अपने आंसर की तरफ, देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो था वो इग्नू 23 में जून में पूछा गया था। तो हम सबसे पहले अपने आंसर्स को इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टार्ट करेंगे। हम पीपीसी कर्व का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन कर्व। हम पीपीसी कर्व को सब्स्टिट्यूशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कह सकते हैं। ठीक है, द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो स्लोप होता है इस कर्व का वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेशियो, यानी कि दो कमोडिटीज होती है उनके बीच में, मतलब किसका, अगर किसी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो किसी का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन कमोडिटी इज द नेसेसरी रिडक्शन इन द आउटपुट ऑफ द अदर। अगर किसी का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कर्व किसी एक कमोडिटी का इंक्रीज होगा तो दूसरी कमोडिटी का डिक्रीज होगा। अब यहां पे हम देखेंगे कांस्टेंट और इंक्रीजिंग कॉस्ट को, जैसा कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो कांस्टेंट कॉस्ट, सबसे पहले यहां से इस तरीके से हमें आंसर को स्टार्ट करना है। मार्जिनल रेट और ट्रांसफॉर्मेशन is the amount of one good which must be given up in order to release the resource necessary to the produce of an additional unit of second good। मान लीजिए हमारे पास दो गुड्स है, तो दोनों गुड्स में से किसका प्रोडक्शन करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ये हम कैसे देखेंगे? कि अगर हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जैसे हम दूसरे गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे पहले गुड का कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ये जो हमारा गुड जी है और ये हमारा गुड डी है, दो गुड्स है। जी का जब हम पूरा प्रोडक्शन करते हैं 40 होगा, तो डी का प्रोडक्शन 0 होगा, क्योंकि हमने पूरा जो प्रोडक्शन है वो जी पे ही फोकस किया है, डी का प्रोडक्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। जैसे हम डी का 1 स्टार्ट कर देते हैं, डी का 1 पॉइंट यूनिट प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो जी का प्रोडक्शन जो है वैसे वैसे ही कम होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन कम होता जाएगा। और जैसे ही हम डी का प्रोडक्शन और इंक्रीज करते हैं, जी का प्रोडक्शन और घटता जाएगा। तो पीपीसी कर्व में यही होता है, जैसे ही जैसे एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा दूसरे गुड का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन को हम यूनिट्स में मेजर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 3 हुआ तो इसका 16 हो गया, 4 हुआ तो इसका 8 हो गया, और जब डी का पूरा 5 प्रोडक्शन करते हैं तो इसका 0 हो जाता है। तो या तो अगर हमें एफ अगर कॉम्बिनेशन पे जाना है तो जी गुड का प्रोडक्शन हम 0 करें, तब हमें डी गुड का प्रोडक्शन 5 यूनिट्स मिलेगा। और अगर यहाँ पे अगर हम डी गुड का प्रोडक्शन 0 कर दें तो हमें जी गुड का 40 यूनिट्स मिलेगा। तो दोनों में हमें बेनिफिट कहाँ पर है, हमें ये देखना होगा। ठीक है, तो जब हम इसका मार्जिनल रेट, ये एमआरटी निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 8/1। 8/1 कैसे? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 8 का है। जितने भी गुड्स हैं इनके बीच में, यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस है, गुड जी का जो डिफरेंस है वो 8 है और गुड डी का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो ये खाली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 40/0 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। बाकी अगर आप निकालेंगे तो
यहाँ पे 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हमारा चेंज इन गुड जी अपॉन में चेंज इन गुड डी, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका कर्व बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन था 40 और एक्स एक्सिस पे था 0, फिर कॉम्बिनेशन बना हमारा 32 एंड 1। ठीक है, 1 पे कितना बना 32, फिर 2 पे कितना बना 24। तो सी जो है हमारा वो 24 के आसपास होना चाहिए। थ्री पे 16, तो डी जो है वो हमारा 16 के आसपास होना चाहिए। ई 8, ठीक है। तो इस टाइप से जब हम 5 गुड का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे गुड डी और जी का यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एकदम सीधी लाइन गई है, सीधा स्लोप गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है जितने भी गुड्स है उनका जो एमआरटी आया है वो एक ही सेम आया है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट कॉस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे एमआरटी सेम है। अब यहाँ पे जो एच और जी पॉइंट है ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी रिसोर्स का अगर यूटिलाइजेशन कम होगा तो वहां पे जी पॉइंट आ जाएगा, किसी रिसोर्स का अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा तो एच पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये सारे। तो कांस्टेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, एमआरटी जो है वो कांस्टेंट होगा। ये कब आता है, ये रिजल्ट है ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बीइंग इक्वली इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं वो बराबर इक्वली इफेक्ट करते हैं दोनों गुड्स को। एक अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट मोर टू द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन टू अदर। ठीक है, अंडर कांस्टेंट कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट में क्या होता है, एक्सचेंज रेशियो इज डिटरमाइंड सोली बाय कॉस्ट। जो एक्सचेंज रेशियो है वो कॉस्ट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। द डिमांड डिटरमाइंस ओनली द एलोकेशन ऑफ अवेलेबल फैक्टर्स बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ प्रोडक्शन। और डिमांड क्या डिटरमाइन करता है, दोनों जो फैक्टर हैं उनके बीच में किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्शन का। ठीक है, दो ब्रांचेस जो बन रही है हमारी वो उनको डिटरमाइन करता है। सिंपल सी बात है कि भाई एक का प्रोडक्शन अगर कम करते हैं हमें तो दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझे तो मान लीजिए हमारे पास एक खेत है, ठीक है, यहाँ पे हमें चावल और गेहूं दोनों उगाना है। तो अगर आधे खेत में हम चावल उगाते हैं और आधे खेत में गेहूं उगाते हैं, ठीक है, तो मतलब जितना प्रोडक्शन हम चावल का करेंगे, अगर चावल का प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं, खेत की मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे चावल, तो गेहूं का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर गेहूं का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो चावल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि भाई हमारे लिए दोनों गुड्स में से कौन सा गुड ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, किसको हम प्रोड्यूस करें। तो ज्यादातर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में पीपीसी कर्व यूज किया जाता है जब हमें देखना हो कि किस गुड को उगाने में या किस गुड्स का प्रोडक्शन करने में हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है दैट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ जी प्रोड्यूस्ड एवर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डी। जितना हम एडिशनल यूनिट ऑफ जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मस्ट बी गिवन। तो मतलब जो एवर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डी मस्ट बी गिवन, तो मतलब जो डी का इंक्रीजिंग अमाउंट होगा वो दिया रहेगा। एट द फर्स्ट द प्रोडक्शन जी इंक्रीज, जब जी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रिसोर्सेज सूटेड टू जी बट नॉट टू डी। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम जी का प्रोडक्शन करेंगे तो रिसोर्सेज जो होंगे वो सारे जी में यूज होंगे, तो डी में नहीं यूज होगा। आर यूज टू इंक्रीज ग्रेटली द आउटपुट ऑफ जी एंड रिड्यूस द आउटपुट ऑफ डी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जी का आउटपुट बढ़ जाएगा, डी का आउटपुट कम हो जाएगा थोड़ा। तो जैसे जैसे हम जी का प्रोडक्शन
कम करेंगे डी का हमारा बढ़ता जाएगा। सेम वही चीज है यहाँ पे देखिए 40 था 36 हुआ, कितने का डिफरेंस है 4 का। 36 था 30 हुआ 20, 30 से 20। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जैसे जैसे हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन दूसरे की तरफ यूज करते जा रहे हैं, डी गुड की तरफ यूज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही जी का जो है उतनी ही तेजी से जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। ठीक है, पहले स्टेज में 4 कम हुआ, दूसरे में 6 कम हुआ, तीसरे में 10 और चौथे में 20 कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब रिसोर्सेज जो होते हैं फुली एम्प्लॉयड होते हैं, ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, तब हमारा एक कंडीशन बनता है। देखिए अमाउंट ऑफ लेबर लैंड कैपिटल एंड फाइंड आउट हाउ मच जी एंड डी प्रोड्यूस, और ये दिखाना है हमें कि जी और डी का हम प्रोडक्शन कितना कर पाए। अगर हमारे सारे रिसोर्सेज डिवोटेड है प्रोडक्शन जी के लिए, तो हम ये देख सकते हैं कि हम जी को पूरी तरीके से यूज 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे सारे रिसोर्सेज डिवोटेड हैं डी के प्रोडक्शन के लिए, तो हम ये देख पा रहे हैं कि डी का प्रोडक्शन 4 यूनिट्स हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमें 40 यूनिट्स जी प्रोड्यूस करने में फायदा है या 4 यूनिट्स डी प्रोड्यूस करने में फायदा है, ये डिपेंड करता है इनके रेट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए जी का हमने 40 यूनिट्स प्रोडक्शन ही करा, लेकिन जी का जो रेट है वो 40 रुपीज ही है, तो और डी का हमने 4 यूनिट्स ही किया है, लेकिन जो डी का प्राइस है वो 5 रुपीज पर यूनिट है, तो 5 रुपीज पर यूनिट नहीं, सॉरी 15 रुपीज पर यूनिट है, तो डी का जो प्राइस हो जाएगा वो 60 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमें दोनों में से किसका प्रोडक्शन करने पे फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डी और जी का यहाँ पे अगर हम बनाएं, तो पीपीसी कर्व जो है वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कर्व उसी टाइप से बनेगा। तो एमआरटी ऑफ जी फॉर डी इज इंक्रीजिंग, लार्जर अमाउंट ऑफ जी मस्ट बी गिवन अप फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ डी। अगर हम जी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम करते हैं तब डी का प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज होता है। इसका मतलब है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। व्हेन कॉस्ट आर इंक्रीजिंग द डिमांड अफेक्ट द एक्सचेंज रेशियो, जब कॉस्ट बढ़ता है तो डिमांड जो है उसके एक्सचेंज रेशियो पे फर्क पड़ता है। द रेशियो एट विच जी एंड डी विल एक्सचेंज अगेंस्ट वन अनदर इन द मार्केट विल बी द रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो वो रेशियो जिसपे जी और डी जो है एक्सचेंज करेंगे उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो इस टाइप से आप आंसर को दे सकते हैं, लास्ट में आप क्या समझे उसका कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं। तो आपको इस टाइप से आंसर लिखना है। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट हेल्पफुल, then do subscribe the channel for more video updates. Thank you so much.